उत्तम सर जैसे हैं और भी जो दोस्त हैं उनसे कॉन्फिडेंस आता है, मतलब और आप आगे बढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा दबाएंगे आपको। तो वो होता है गांव में जनरली। आप भी अब क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? अब तो वो डांस कर रहे हैं सर। तो एक इन्फीरियर, मतलब मैं तो कमज़ोर हूँ वाला फीलिंग आता है। तो माँ बाप ना उतना कॉन्फिडेंस, उतना आत्मविश्वास नहीं कर पाते कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इतना इन्वेस्ट करूंगा तो पता नहीं कल को कुछ होगा भी या नहीं होगा। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का उदाहरण देता हूँ, मैं किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। शादी अभी तो 29 साल की उम्र है आपकी, शादी तो हुआ नहीं है। कितने रिश्ते आ रहे हैं दिन में अब? नहीं सर, वो सब मैं नहीं देख रहा हूँ, सब परिवार वाले देखते हैं सब। अंदर तो आया होगा ना? नहीं, मुझे नहीं पता सर। मेरे पिताजी और मेरे माताजी, उनका सोच जो था, अभी भी देख रहे हैं हम लोग का घर अच्छे से बना नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर अपना जो भी कमाई था वो इन्वेस्टमेंट हमारे शिक्षा पे किया, न कि भाई घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ये सब पे। मैं अर्जुन प्रधान हूँ। हाँ, तो कौन है अजय? कौन है? चाचा हूँ। चाचा है? हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, ठीक है। ये देखिए, तो कितनी खुशी है भतीजा जो है अधिकारी बनेगा। खुशी से तो बहुत खुश हो रहे हैं। उसे तो आज आ रहे हैं मिलने के लिए। कहाँ रहते हैं? हम चक्रधरपुर, चुनचुना चक्रधरपुर में। ठीक है, लग रहा था लड़का मेहनत कर रहा है, सफलता लाएगा। पहले से पता था हमको आएंगे बोल करके। ठीक है, मेधावी शुरू से रहे हैं। तो चलिए, ये पिताश्री हैं इनके। सर, कितना खुशी है बेटा अधिकारी बनेगा? बहुत खुशी। उम्मीद था कि ऐसा संघर्ष पूरा होगा? हाँ, मुझे तो शुरू से उम्मीद था। तो चलिए, जो जिनके लिए ये लोग आ रहे हैं, जिनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, उन्हीं से बातचीत कर ले रहे हैं। तो फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का। अपने थोड़े परिचय बता दीजिए अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम अजय है, अजय गुप्ता। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक छोटा सा गांव है संबलपुरी, वहाँ का निवासी हूँ। मैंने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, वो यहीं हमारे जो प्राथमिक शाला है सर, गवर्नमेंट प्राथमिक शाला, वहीं से प्राप्त की। उसके बाद मैंने 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे गांव के पास एक प्राइवेट स्कूल है, मुक्ति प्रकाश सालनी हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से 12वीं तक का पढ़ाई किया। उसके बाद मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हुआ, तो मैं वहाँ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में 4 साल वहाँ इंजीनियरिंग किया। वहीं से मेरा कैंपस सिलेक्शन के द्वारा चयन जो है एक NGO में हुआ। मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉर्पोरेट में नहीं जाऊंगा, ऐसे कंपनीज़ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को था कि इस सेक्टर में काम आगे करना है तो NGO में काम करना ज़्यादा सही होगा। और सौभाग्य से बोलें या जिस भी कारण से मेरा जो पोस्टिंग भी हुआ वो बस्तर ज़िले में हुआ, एक जो हमारे क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ का माना जाता है कि काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। तो वहाँ पे लगभग मैं 4 साल काम किया। और उस काम करने के बाद मैं फिर सर वहीं से जो इंस्पिरेशन मिला उसी से मैं सोचा कि आगे मैं UPSC करके और बड़े स्तर पे कार्य कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने फिर सिविल सेवा परीक्षा का तैयारी चालू की। तो थोड़ा घर का माहौल दिखाएंगे कि घर में कौन कौन रहते हैं? अच्छा। और तो ये देखिए, ये एक खाट है, खटिया, जिसे हम छत्तीसगढ़ी सामान्य भाषा में कहते हैं। और आपको लगता होगा कि अधिकारी बनने के लिए या फिर एक बड़ा सपना पूरा करने के लिए आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बढ़िया कमरा हो, बढ़िया बैठने की व्यवस्था हो, एक स्टडी टेबल हो, प्रॉपर लाइट हो, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। और इस जगह से निकल कर कोई आदमी जो है UPSC क्रैक करे, IAS बन जाए, IPS बन जाए, तो बातें होनी ज़रूरी है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि किस संघर्ष से निकल करके वो पहुँचे हुए हैं। देखिए, जिस खाट, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए, आप इसमें बैठ सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, और इतना कंफर्टेबल कि आपको अधिकारी भी बना सकते हैं। ये देखिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर, क्या क्या रखे हुए हैं, ये थोड़ा बताते रहिए। पीछे क्या क्या है ये बता दीजिए। पीछे टैब रखे हैं और कीबोर्ड, इसी के साथ जोड़ के मतलब हाँ, थोड़ा बताते रहिए। जी सर, ये बस इसमें जैसे कुछ अगर नोट्स बनाना है तो इसका यूज़ करके, कई बार अपन हाथ में टाइप नहीं कर सकते ना। हाँ। तो आज का तो डिजिटल ज़माना है, तो ऐसा नहीं कि हम ग्रामीण से हैं तो एडवांस नहीं कर सकते। हाँ। तो हम भी यूज़ कर ज़रूर सीखे कि कैसे
ऑनलाइन नोट्स बनाया जा सकता है ताकि कहीं भी रहें हम पढ़ सकें उसको। तो मैं इसका यूज़ करके, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है इससे, और मैं इसे टाइप करके अपना आंसर जो भी नोट्स है छोटा मोटा न्यूज़पेपर से वो सब बनाता हूँ। कितना बदलाव आ गया जीवन में, एक सामान्य ग्रामीण परिवेश से निकले अजय गुप्ता और आज जो है यूपीएससी क्रैक किया अजय गुप्ता जी के जीवन में कितना अंतर आया है अभी तक? सर अंतर को मैं ये दो तरीके से देख रहा हूँ। एक तो जो मेरे अंदर मैं कैसे सोच रहा हूँ, अंदर से क्या अंतर मैं खुद फील कर पा रहा हूँ, और मैं जो बाहर देख पा रहा हूँ। बाहर तो सर सभी जानते हैं कैसा यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। कोई भी क्लियर करता है तो उनका पूरा जो परिवार हैं, जो रिश्तेदार हैं या जो नहीं भी हैं, बधाई देने के लिए सब आ रहे हैं घर में। तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ। मतलब ये एक ऐसा परीक्षा है सर जिसमें ना आपका जो एक सामाजिक स्तर है, जो सोशल स्टेटस जो हम बोलते हैं, वो अचानक से एक पीढ़ी बढ़ा देता है, बूस्ट कर रहे हैं। बूस्ट कर जाता है सर। मतलब वो लगता है कि हो रहा है। जिस तरीके के लोग आ रहे हैं, हमारे एसएसपी साहब भी आए घर, तो गाँव में एक जाहिर सी बात है एक सम्मान का भाव आया है। लेकिन वहीं पे मैं अगर सच में बताऊं तो मेरे अंदर से ये भी है कि मैं देखा हूँ ना, इससे भी मेरे को लगता है कि ये अंत तो नहीं हो सकता। मतलब इसके लिए तो नहीं किया था इतना संघर्ष कि भाई मेरे को इतना सम्मान ये मिलेगा। जैसे मैं बताया, मैं बस्तर में काम भी किया हूँ, तो मेरे अंदर था कि भाई अल्टीमेटली मैं किस तरीके से बदलाव ला के उससे मेरे को क्या संतुष्टि मिलेगा, वो उस दिन मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा और बताऊंगा कि सर हाँ, ये करने के बाद उस दिन जब आए थे, आज मैं ये काम किया हूँ, इससे मेरे को ये बदलाव मेरे अंदर महसूस हो रहा है। एक दिन ज़रूर मिलेगा। मैं देख रहा था सोशल, जब आपके बारे में पता चला तो मैं खोज के देखा, तो किसी एनजीओ से आप जुड़े हुए थे। एनजीओ से जुड़कर जो है जो ट्राइब्स हैं उनके लिए बेहतर काम कर रहे थे। तो ये तो निश्चित ही आपका जो काम है वो तो दिख रहा है। तो मैं तो ऐसे भी आपको बधाई दूंगा कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अब अपॉर्चुनिटी जो मार्ग है वो बड़ा हो गया है आपके लिए। तो आपके गाँव की बात तो हो गई कि बदलाव आया, जो दोस्त यार हैं जिनको लेकर भरोसा था कि आप जो है यूपीएससी क्रैक करेंगे, जैसे आपके सिलेक्शन से पूर्व ही कुछ जो अधिकारी हैं जिनके साथ आपने एग्ज़ाम दिए थे, अजय जो उत्तम प्रताप सिंह है, ट्रैफिक डीएसपी अभी रायगढ़ में, जब आप लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो सर से मेरी बातचीत हुई थी। वो कह रहे थे कि आपका नाम लिए स्पेशली और बोले कि मैं श्योर हूँ कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। मतलब आपको लेकर इतना कॉन्फिडेंस जो है आपके दोस्तों में है, तो जो एनर्जी है वो तो दिख रहा था ना सर का, खासकर उत्तम सर का एकदम मतलब भाई के जैसा ट्रीट करते हैं मेरे को। मतलब अब ऐसा रहता है ना कि मैं इतना बार फेल हो चुका हूँ तो कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है कि भाई अब तो मेरे से हो नहीं पाएगा ऐसा टाइप का। तो जैसे उत्तम सर जैसे हैं और भी जो दोस्त हैं, उनसे कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि वो आपको बाहर से देखते हैं ना कि हाँ ये जो व्यक्ति ये कर सकता है। तो वो जब आपको बताते हैं, और वो खुद एक अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा जब बताया गया ये चीज़, वो बार बार वो बोलते थे मेरे को, और मैं उनको फ़ोन भी करता था, भैया ऐसा लग रहा है मेरे को, तो वो मेरे को मोटिवेट करते थे कि नहीं तू कर सकता है। तो मेरे को 100% पता है कि तू कर लेगा, निकालेगा। तो वो बहुत हेल्प करता है सर। और बहुत ज़रूरी है कि भाई आपके आसपास या आपके साथ में ऐसे दोस्त परिवार वाले हों जो आपको मोटिवेट करें सर, क्योंकि हर स्तर पे लो फील होता है सर कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अभी जैसे आप अगर खुद अगर डिमोटिवेट फील होता था कि लगता था कि अब जो है बहुत हो गया, अब शायद नहीं हो पाएगा, खुद को मोटिवेट कैसे करते? सेल्फ मोटिवेशन का क्या होता है सर? मोटिवेशन तो ये है कि आते जाते रहता है, सही बताओ तो। मतलब एक समय आता है जब आप 4 दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ाई होगा, वहीं पे आएगा कि अब तो लगेगा कि अब नहीं पढ़ना है, अब तो नहीं, क्या कर रहा हूँ पता नहीं, कुछ होगा भी नहीं होगा, ऐसा लगता था, तो डिमोटिवेट भी हो जाता था। तो मैं ये करता था कि अब एक तरीका नहीं था सर कि एक ही तरीका हर बार उपयोग हो, क्योंकि मेरा लंबा सफ़र था, 1 साल का नहीं था। तो अलग अलग स्टेज पे मेरे को अलग अलग चीज़ें मोटिवेट की। शुरू में मेरा मोटिवेशन था कि घर का जैसा स्थिति है, गांव में भी हम लोग को कुछ बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। मतलब अलग अलग समय पे, मैं 9वीं में था, 12वीं में था, उस समय भी बहुत सारे गांव में जो थोड़े ज़्यादा पावरफुल, गांव में क्या होता है, मसल पावर चलता है कि आप जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने ज़्यादा पुरुष हैं आपके घर में, तो वो क्या करेंगे, आपके यहाँ कम पुरुष हैं तो उनको दबाएंगे, मतलब, और आप आगे बढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा दबाएंगे आपको। तो वो होता है गांव में जनरली। आप भी अब क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? अब तो वो डांस कर रहे हैं सर। तो अब जब मैं आया उस दिन तो सब उसमें खुश हैं, नाच रहे हैं। ऐसा हुआ कि
अब इंतकाम देखेंगे ऐसा वाला कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं था सर। हाँ। कि उसके वजह से कर रहे हैं ऐसा करके नहीं था। हमारा तो यही था कि भाई जो अपना प्रोसेस है उसको करते रहेंगे। और लेकिन ये जरूर था कि कैसे बदले, हमारे पास ऐसा सामर्थ्य है नहीं सर, हमारा शरीर वैसा है नहीं कि लड़ सकें किसी से फिजिकली, है ना। तो क्या तरीका है हमारे पास, क्या हथियार है? एजुकेशन के अलावा कोई हथियार नहीं है। तो हम सोचे कि हम पढ़ेंगे, हम शिक्षा को अपना हथियार बनाएंगे। एक्चुअली हमने सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस किया और बाकी जवाब अपने आप मिलता है सर सबको। यूपीएससी की बात करें तो 452 452वां रैंक मिला है आपको। जी सर। क्या उम्मीद है, क्या मिलेगा? सर अभी तो पोस्ट का लिस्ट नहीं आया है, वो डीओपीटी से लिस्ट आएगा शायद 1-2 महीने में आ जाएगा वो चीज़, तब क्लियर होगा। तो अभी मैं कहना मुश्किल है सर। फिर भी मन में उम्मीद हो कि अगर मैं देखूं तो शायद लास्ट ईयर 448 तक ओबीसी कैटेगरी में आईएएस मिला था। तो डैम श्योर कि आईपीएस तो मिलना ही है। हाँ, आईपीएस मिल जाएगा सर, लेकिन आईएएस शायद अब देखते हैं, अगर भगवान चाहे तो मिल सकता है। कोई अगर आईएएस की सर्विस ना लेकर के दूसरी सर्विस, क्या होता है चयन प्रक्रिया थोड़ी बताइए ना। मैं तो वहां तक पहुंचा नहीं, जो लोग आपको देख रहे हैं शायद वो भी ना पहुंचे, लेकिन उम्मीद हो कि भविष्य में हमको अधिकारी बनना है, यूपीएससी करना है, तो चयन का प्रक्रिया क्या होता है ये तो थोड़ा बताइए। सर अभी तो यूपीएससी ने मेरिट लिस्ट जारी किया है, वो रिकमेंडेशन कहा जाता है। इसके बाद क्या होगा कि इस पे देखिए, हाँ, तो इसके बाद ये होगा, वो लिस्ट आने के बाद सबका प्रेफरेंस लिया गया है। कौन किसने आईएएस प्रेफरेंस किया होगा, किसी ने आईपीएस को भी प्रेफरेंस करते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, किसी ने आईएफएस प्रेफरेंस भी डाला होगा। तो हमको वो पहले ही यूपीएससी ने मांग लिया है कि आपका क्या प्रेफरेंस है सर्विस का। अब उसमें ये दिखा जाएगा मेरिट और प्रेफरेंस। तो इन मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर डीओपीटी जो है वो एक लिस्ट जारी किया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसको प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी उसको लीड करते हैं। तो वो एक लिस्ट जारी करेंगे जिसमें उनके प्रेफरेंस के हिसाब से सब लिस्ट आएगा। अब मान लीजिए मेरा रैंक 452 है, तो मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, तो मुझे आईपीएस मिल सकता है, मिल जाएगा। मतलब जिस पिछले रुझान के, पिछले जिस तरीके से आया है उसके आधार पे बता रहे हैं। आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते इसमें कि किसने क्या प्रेफरेंस डाला है। तो मान लीजिए कि ऊपर जो ओबीसी और हैं मेरे से, उन्होंने ज़्यादातर आईपीएस या आईएफएस को ऑप्ट कर लिया, आईएएस को नहीं लिया, तो चांस ये भी है कि मुझे आईएएस भी मिल सकता है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसमें आप एश्योर नहीं हो सकते। तो बेहतर ये है कि जो मिला है उसमें अभी संतुष्ट रहना है, और आगे मेरा एक और अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो उसमें एक और प्रयास करना है। कैडर की बात करें, जी सर। होम टाउन चाहिए या कहीं दूसरे स्टेट जाने के विचार में है? सर मैंने तो अपना प्रेफरेंस होम टाउन तो नहीं, होम स्टेट मैंने मार्क किया है, तो छत्तीसगढ़ मेरा पहला प्रेफरेंस है सर। और इसके बाद फिर ऑप्शन भी होते हैं 2-3? हाँ, उसके बाद मेरा उड़ीसा प्रेफरेंस है, और उसके बाद राजस्थान। आप तो थोड़ा बताइए ना, जैसे इंटरव्यूज हुए, मैं उसमें भी आऊँगा कि इंटरव्यू में पूछे क्या गए आपसे, थोड़ा लंबा सिलसिला चलेगा इंटरव्यू का हमारा। तो पहले ये बताइए कि उड़ीसा सेलेक्ट करने का क्या मन में था? सर देखिए, अभी यूपीएससी का ना ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे छत्तीसगढ़ चूज कर लिया, उसके सबसे पास है मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश कर लिया, फिर झारखंड, ऐसा नहीं कर सकते आप। यूपीएससी ने ना पूरे सारे स्टेट को 5 कैटेगरी में बांटा है, जिसको जोन्स कहा जाता है। जैसे हमारे कैटेगरी में आपका छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र, ऐसे स्टेट्स आते हैं। अब इन 4 स्टेट्स में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप छत्तीसगढ़ फिर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिए। तो जो 5 जोन है, सबसे पहले यूपीएससी आपको ये बोलेगा कि जोन वाइज आप सेलेक्ट कीजिए कि क्या प्रेफरेंस है। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ वाला जो सेंट्रल जोन है उसको पहले सेलेक्ट किया, दूसरा में फिर ये उड़ीसा जो ईस्टर्न वाला जोन है, जो पूर्वी वाला जोन है उसको सेलेक्ट किया, तीसरा में नॉर्थ वाला सेलेक्ट किया, चौथा में साउथ वाला, और 5वां में नॉर्थ ईस्ट वाला जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा वाला है। ऐसा जोन वाइज सेलेक्ट करेंगे। अब हर जोन से कोई एक आप चूज करेंगे, फिर दूसरा जोन से कोई एक चूज करेंगे। तो मेरा दूसरा जोन में जैसे उड़ीसा था, तो उड़ीसा से मैंने मतलब उड़ीसा चूज किया, क्योंकि मेरा जो घर में बोलचाल भी है उड़ीसा है, और तो मैं उड़िया जानता हूँ, उस भाषा को अच्छे से जानता हूँ, और उड़ीसा काफ़ी नज़दीक है मेरे घर से। तो और ट्राइबल डोमिनेटेड है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं 4 साल एनजीओ में, प्रदान में, बस्तर में काम कर चुका हूँ। तो मेरा ये मन है आगे भी कि मैं आदिवासी क्षेत्र में काम करूं, इसीलिए मेरे ज़्यादातर प्रेफरेंस जो ऐसे राज्य रहे हैं जहां पे आदिवासी बहुलता है, ताकि मैं घर के पास भी रह सकूं। और जैसे छत्तीसगढ़ खुद एक आदिवासी राज्य है, 40% लगभग उससे ज़्यादा भी आदिवासी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे वही प्रेफरेंस था। तो इस तरीके से कैडर चूज़ किया जाता है सर। आप ऐसा कोई एक चूज़ नहीं कर सकते, हमको सेलेक्ट नहीं करना, ऐसा रहता है। हाँ, फिर उसमें भी आपका रैंक दिखा जाएगा, उसके अंदर भी होता है सर। जैसे आपका
जैसे आईएएस है, आईएएस में क्या होता है, कैडर होता है, उसके अंदर इनसाइडर आउटसाइडर का रेशियो होता है। मतलब ये नहीं कि आपके जैसे मान लीजिए 7 लोग टॉप 10 में आ गए आपके छत्तीसगढ़ से, 7 के 7 को छत्तीसगढ़ नहीं मिलेगा। मतलब उसमें भी ये रेशियो रहेगा कि इनसाइडर रेशियो आउटसाइडर, मतलब उसमें से 3 जैसे 3-4 का रेशियो है तो 3 लोग को इनसाइडर मतलब छत्तीसगढ़ वालों को मिलेगा, 4 साइडर को दूसरे राज्य के होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग इस राज्य में। छत्तीसगढ़ में ले तो आए। ये सब यूपीएससी का बहुत सारे नियम है। तो अब चलते हैं इंटरव्यू बोर्ड में। इंटरव्यू पैनल में किनका पैनल लगा था? मेरा ऑनरेबल सुमन शर्मा मैम का पैनल था। क्या क्या सवाल रहे, किस तरह, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल अगर साझा करना चाहें? हाँ, जैसे आप बस्तर में काम किए हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ और बस्तर ट्राइब्स को लेकर कुछ पूछा गया, नक्सलिज्म को लेकर कुछ पूछा गया? जी सर, बिल्कुल। इन सब को सवाल पूछा गया। उन्होंने काफ़ी क्षेत्रों पे सवाल किया, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन उस समय रशिया अभी भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर पूछा, इजराइल पैलेस्टीन जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर पूछा, ईरान में जो संकट, जो इंटरनल संकट चल रहा है उसके ऊपर पूछा। इसके अलावा मुझे ट्राइबल जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो है उसको उन्होंने पूछा कि आप चीफ सेक्रेटरी बनते हैं तो कैसे उसे आप प्रमोट कर सकते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे, उसके ऊपर पूछा गया। कृषि में जो महिलाओं की भागीदारी है उसमें ये देखते हैं कि महिलाओं को कम वेतन मिलता है पुरुषों की अपेक्षा, इसको आप कैसे दूर करेंगे अगर आप चीफ सेक्रेटरी बनते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट में। ऐसे सवाल थे। सो ऐसे कई सवाल पूछे गए। बस्तर से नक्सलिज्म जो है उसको दूर करने के बाद आप क्या वहाँ पे क्या लग रहा है विकास हो सकता है, ऐसा तो वहाँ को लेके भी सवाल पूछे। तो हमारा जो डैफ होता है सर, जो हम देते हैं उनको वो देखते हैं, उनसे सवाल करते हैं। उसके अलावा भी जो आसपास चलते रहता है, जो भी उससे रिलेटेड कैंडिडेट से रिलेटेड ये सब रहते हैं। निजी जीवन में कितना अंतर आ गया? निजी जीवन में स्पष्ट कर दूं, शादी अभी तो 29 साल की उम्र है आपकी, शादी तो हुआ नहीं है। कितने रिश्ते आ रहे हैं दिन में अब? नहीं सर वो सब मैं नहीं देख रहा हूँ सर, परिवार वाले देखते हैं सब। अंतर तो आया होगा ना? नहीं, मुझे नहीं पता सर। सुंदर सुशील कन्या आपको देख रही हो? नहीं सर। विवाह का क्या विचार है? नहीं, वो ऑलरेडी प्लान है सर। अच्छा, ठीक है। तो आएंगे हम लोग भी शादी में? बिल्कुल सर, इनवाइटेड है। ठीक है। और कुछ बताना चाहे जो लोग तैयारियां करते हैं, सफल नहीं हो पाते या फिर सफलता मिलती है लेकिन लगता है कि हमें कुछ और चाहिए, जी सर, मैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं स्पेसिफिकली, चूँकि मैं थोड़ा एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और उस आदिवासी क्षेत्रों में काम किया हूँ, तो मैं कुछ मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ सर, अगर आपके माध्यम से पहुँच सके। पहला सर, मैं जो ये फील किया कि जब आप गांव में पढ़ाई करते हैं ना, या हिंदी माध्यम से जब हम पढ़ते हैं, तो एक इन्फीरियर, मतलब मैं तो कमज़ोर हूँ वाला फीलिंग आता है। मेरे अंदर भी था कि आपको हर बार लगेगा कि यार वो तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो तो सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, वो लोग तो बड़ा बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। ये आता है हमारे मन में, बहुत लोग के मन में आता है, मेरे अंदर भी था, मैं उसको पूरा स्वीकार करता हूँ। तो ये बात हमको सबको याद रखना है, जो भी अगर आप लोग देख रहे हैं, माता पिता हों, चाहे जो भी बच्चे हों या जो अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कि भाषा कैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका ये होना चाहिए कि उस भाषा से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि, और उस समझ के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो मैटर करता है ऊपर जाके, भाषा मैटर नहीं करता है। तो उसके वजह से खुद को कमज़ोर नहीं आंकना है कि मैं छत्तीसगढ़ के बैकवर्ड हूँ, गाँव से सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, कोई मैटर नहीं करता है। आपको अपना स्किल पे, आप कैसे बोलते हैं, कैसे उत्तर लिखते हैं, इन सब पे काम करना है, अपने नॉलेज पे काम करना है, ना कि ये सोचते रहना है कि मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता। पहला चीज़। दूसरा बात ये है कि जो गांव के टीचर्स होते हैं, अगर मैं बहुत कम समय तक काम किया हूँ, मैं जो अनुभव किया हूँ, मेरे भी बहुत सारे शिक्षक रहे हैं। गांव में क्या होता है, जो पेरेंट्स का होता है उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, जो अभिभावक होते हैं उनका रोल होता है किसी भी बच्चे की सफलता में। हम लोग तीनों भाई बहन जो भी सफल हुए हैं, उसके पीछे बड़ा कारण रहा है मेरे पिताजी, मेरे माताजी। उनका सोच जो था, अभी भी देख रहे हैं हम लोग का घर अच्छे से बना नहीं है, अभी हम लोग, इससे पहले ही मिट्टी का घर था, हम लोग बहुत रिसेंट बना पाए। इसलिए था क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर अपना जो भी कमाई था वो इन्वेस्टमेंट हमारे शिक्षा पे किया, ना कि भाई घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ये सब पे नहीं किया। तो माता पिता का ये रोल होना चाहिए कि उनके बच्चों की पढ़ाई पे ही फोकस होना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बोला था
कि आपको आपकी स्थिति से एक ही चीज़ निकाल सकता है, कोई जादू नहीं होने वाला, एक ही चीज़ निकाल सकता है, वो है शिक्षा। तो उस पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें एक समस्या ये आता है गाँव में कि सभी अभिभावक, सभी पालक जो होते हैं उतने जागरूक नहीं होते। इसलिए भी जागरूक नहीं होते क्योंकि आसपास नहीं देखते ना हम लोग कि ऐसा कोई रोल मॉडल है जिसने ऐसा पढ़ के ऐसा कमाल कर दिया, ऐसा कुछ बन गए। बहुत कम उदाहरण होते हैं, जबकि सिटी में ना वो उदाहरण भरे पड़े होते हैं। जो भी अर्बन एरिया होता है, मैं अभी हैदराबाद में था, वहाँ पे देखता हूँ कि हर माँ बाप जागरूक है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर कुछ कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कुछ भी पैसा देने के लिए रेडी है, ऐसा हालत है। वो इसलिए क्योंकि वो देखते हैं कि ऐसा करके ऐसा हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं दिखता उतना। तो माँ बाप ना उतना कॉन्फिडेंस, उतना आत्मविश्वास नहीं कर पाते कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इतना इन्वेस्ट करूंगा तो पता नहीं कल को कुछ होगा भी या नहीं होगा, ये डर रहता है। तो यहाँ पे जो गांव में जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं ना, इसीलिए मैं उनका ये बोलता हूँ कि उनके 2 रोल होते हैं। प्राइवेट स्कूल में या अर्बन एरिया में शिक्षकों को एक रोल प्ले करना पड़ता है, वो ये है कि उनको बस शिक्षा दे दीजिए। उनको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ा दो, रसायन पढ़ा रहे तो रसायन पढ़ा दो, बस इतना ही। लेकिन गांव में 2 रोल होना चाहिए, सिर्फ वो शिक्षा देना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ एक पालक की भूमिका उनको निभाना पड़ेगा। क्योंकि सभी माँ बाप उतने जागरूक नहीं हैं, वो शिक्षित नहीं हैं, नहीं जानते हैं चीज़ों को। तो अगर हमारे शिक्षक ये और बहुत सारे शिक्षक जो गांव में काम कर रहे हैं वो दोनों भूमिका निभा रहे हैं, तो ये भूमिका अगर वो निभाएंगे तभी हमारे बच्चे जो हमारे क्षेत्र रायगढ़, छत्तीसगढ़ ऐसे क्षेत्र से हैं तभी आगे बढ़ पाएंगे। तब उनको पता चलेगा कि भाई ये बच्चा, आज जब आप देखते हैं वो माँ बाप तो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो शिक्षक वो एक पालक का भूमिका निभा के उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे मैं बचपन में, हमारे यहाँ राजपूत सर हुआ करते थे प्राइमरी स्कूल में, उनका बहुत बड़ा योगदान था मेरे को यहाँ से आगे बढ़ाने में। उन्होंने हमेशा एनकरेज किया, मेरे माँ बाप को गाइड किया कि आपको इस बच्चे ये अच्छा कर रहा है, इसको आप और आगे इस पर इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके हुआ। तो ये शिक्षक का भूमिका मेरे को लगता है कि बहुत बहुत बड़ा होता है। और लास्ट चीज़ मैं यही बोलूँगा, सब बोलते हैं कि भाई कठिन परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। मैं कहीं भी जाइए बोलेंगे कि सफलता की कुंजी क्या है, तो हार्ड वर्क है। लेकिन ये कोई हमको नहीं बताता। मेरे को ये अभी समझ में आया जब मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा था। मैं भी बहुत मेहनत करता था, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ जो मैं मिस करता था, ये देखता था कि कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे से कम मेहनत कर रहे हैं, कम पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मैं 12 घंटा पढ़ रहा हूँ तो 8 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर भी देखा कि वो मेरे से पहले सेलेक्ट हो गए, मेरे से पहले आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया। मैं सोचा कि ऐसा कैसे हो रहा है, जब बोलते हैं कि भाई मेहनत करो तब तो रिजल्ट आ जाता है, लेकिन मेरा तो नहीं आ रहा है, उनका तो कम मेहनत करके भी आ जा रहा है। तब हमको ये जो चीज़ कोई नहीं बताता वो ये है कि सिर्फ परिश्रम करने से नहीं होता है। वो परिश्रम आप जितना घंटा पढ़ रहे हैं या जो भी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो इस सही स्ट्रैटेजी के साथ सही दिशा में है या नहीं है, वो महत्व रखता है। आप 12 घंटा पढ़ते रहिए, आप ऐसा बुक पढ़ रहे हैं जिससे सवाल ही नहीं आ रहा है, उस बुक के अंदर आप ऐसे टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हैं जिससे यूपीएससी इंपॉर्टेंट ही नहीं देता है, तो उसका मेहनत वेस्ट जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जो 8 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसे चैप्टर्स को पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है ऐसे चैप्टर्स को, ऐसे टॉपिक्स को, और प्रैक्टिस कर रहा है जो ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा यूपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है, तो वो सफल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, सभी चीज़ को पूरा बुक उठाया, पूरा पढ़ते गया ये सोच के कि सब ज़रूरी है। वो होता है अंधाधुंध मैं पढ़ रहा हूँ जैसा। आपको लगेगा, माँ बाप को लगा अरे मेरा बच्चा तो इतना पढ़ रहा है, आपको भी फील होगा मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो मेहनत एक सही दिशा में है? नहीं है। तो आप कल को देखेंगे कि रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का उदाहरण देता हूँ, मैं किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। मैं जो शुरू 2-3 अटेम्प्ट में जो फेल हुआ हूँ, उसका प्रमुख कारण यही रहा है कि मैं मेहनत भरपूर कर रहा था, लेकिन मेरे पास वो दिशा, वो स्ट्रैटेजी नहीं था कि किस स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए। तो इसीलिए मेहनत, दैट इज़ हार्ड वर्क प्लस स्ट्रैटेजी आपको सक्सेस देगा। सिर्फ मेहनत से सक्सेस मिल सकता है, लेकिन चांस कम रहेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए। सवाल इसमें यह है कि ये स्ट्रैटेजी बनाएं कैसे। कई बार हमको वो समझ नहीं आता है ना, गाइडेंस तो चाहिए रहता है ये सब चीज़ में, खुद से कहाँ समझ में आता है। तो खोजिए, आसपास जाइए, आपके गांव के आसपास जो भी हैं उनसे मिलिए, घबराइए मत, हिचकिचाइए मत। आज जो भी शिक्षक मिलता है, इवन मैं बोलता हूँ कलेक्टर ऑफिस में जाइए, 4 दिन बैठिए सर ऑफिस के बाहर में, बोलिए सर मेरे को आईएएस बनना है, आप मुझे बताइए कैसे करूँगा। अब वो करेंगे तो सर खुद मोटिवेट हो जाएंगे कि ये बच्चा चाहता है, तो वो उसके लिए आगे बढ़िए, घर से निकलिए, हिचकिचाइए मत, है ना। तो वो आप करेंगे ना, तभी जाके आपको आपके अंदर दिखेगा ये व्यक्ति उत्साह होता है। और लास्ट आपको क्वेश्चन ये आएगा कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, ये सब डाउट्स आते हैं। देखिए, हमारे घर में बहुत पैसा नहीं है ऐसा कि हमको मिल गया, लेकिन जिस व्यक्ति में दिखता है ना कि ये व्यक्ति करना चाहता है, वो इंटेंशन है,
तो बहुत लोग साथ आते हैं। जैसे मैं उदाहरण दिया उत्तम सर, उन्होंने देखा कि हाँ ये बंदा अच्छा कर रहा है तो उन्होंने साथ दिया। वैसे ही बहुत लोगों ने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे मेंटर्स ने, मेरे कुछ जैसे शरद सर हैं, वेंकटेश सल्लू सर हैं, निखिलेश हैं, ऐसे कई लोग हैं। मैं नाम लूँगा तो मतलब अभी एक पूरा वीडियो बन जाएगा, इतने लोगों ने सपोर्ट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक कदम तो बढ़ाइए, लोग अब जब दिखेगा ना तो लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, आपको साथ देने के लिए। तो मेरा यही मैसेज रहेगा। संघर्ष करते जाइए, लोग साथ देते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे ठीक लोग है, हैं। फिर देखिए जिस घर में बैठे हैं हम लोग, एक अंतिम जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये भी पीएम आवास है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना से बना हुआ घर है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसी जगह से निकलकर एक युवा देश भर में जो सबसे कठिन परीक्षा है उसमें से एक यूपीएससी परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा है, उसमें सफलता हासिल करते हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और भी आपके जो आपको देखे मोटिवेट हो और रायगढ़ जैसी जगह से निकलकर प्रदेश देश भर में परचम लहराए। इस खबर को लेकर क्या कहते हैं, इनके संघर्ष को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, शेयर भी कर दीजिएगा। और क्या कहेंगे इस खबर को लेकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।